चैत का कलयुग। उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर में चैत्र का महीना केवल ऋतु परिवर्तन का संकेत नहीं, बल्कि रिश्तों की गहराई और परंपराओं के पुनर्स्मरण का अवसर भी है। जब वसंत की बयार पेड़ों पर कोंपले सजाती है और ढोलदमाओं की थाप दूर दूर तक सुनाई देती है, तब गांव-गांव में भाई बहन के रिश्ते को एक नए रूप में जिया जाता है। यह समय है चैत का कलयुग का, वह परंपरा जो भाई को अपनी बहनों के घर मिठाई लेकर जाने और बहनों को उस रिश्ते की डोर को और मजबूत करने का अवसर देती है। आज के बदलते दौर में जहां रिश्ते अक्सर स्वार्थ और समय की आंधियों में बिखर जाते हैं, वहां यह परंपरा हमें बताती है कि असली अपनापन धन या दिखावे में नहीं, बल्कि भावनाओं और स्नेह में बसा है। यही कारण है कि जब हम चैत का कलयुग की बात करते हैं, तो यह केवल एक सांस्कृतिक उत्सव नहीं, बल्कि जीवन मूल्यों और पारिवारिक रिश्तों की गहराई का प्रतीक बन जाता है। इसी सांस्कृतिक भावभूमि पर आधारित है यह कथा, चैत का कलयुग, जो हमें न केवल पुरानी यादों में ले जाती है, बल्कि यह भी सोचने पर मजबूर करती है कि आधुनिकता के बीच भी हमारे रिश्तों की डोर क्यों और कैसे बची रहनी चाहिए। चैत का कलयुग। माया ने रिश्ते को इतना जख्मनुमा बना दिया कि हर कोना रिश्ते का रिश्ता रहा पल पल। बहुत देर से पहुंच सकी अपनेपन की दुआएं, जो मानसरोवर के जल सा था, पावन निर्मल। एक कहावत उत्तराखंड में बहुत प्रसिद्ध है कि मामा जैसा पहुना मेहमान नहीं, पितरी जैसा दैवता देवता नहीं। अब चैत का महीना आ चुका है। फिजा ने कोंपलों का पिटारा खोल लताबेलों और पेड़ों पर चिपकाना शुरू कर दिया। शीत लौटने को सामान समेट रही है। ग्रीष्म सजधज कर आने को तैयार हो रही है। जडुबटोलिया सुबह सुबह भोर में तान सुनाकर जब जाने लगता, माँ कहती, अब ठंड के दिन लद गए। ढोली के ढोल यदाकदा कहीं कहीं अपनी तरफ की कन्या के ससुराल चैत का दान मांगने पहुंचने लगते, और दूर धार से कन्या अपने गांव के ढोली दा के बोल पहचान लेती। यहाँ तक सुना जाता कि ढोली के बोल उसे उसके मायके के सारे हाल कह सुनाते थे। माँ जब जब उदास होती, इधर उधर लोगों से गति तारीख पूछने लगती। कौवा जब मुंडेर पर कावकाव करता, माँ कहती, आज मेरा भुल्ला रेजा आ रहा है। हम सब खुश हो जाते। रेजा मामा का असली नाम कोई नहीं जानता था। रेजा मामा माँ के चाचा जी का छोटा लड़का था। आज 52 साल बाद हम ये राज जान सके। यह नहीं कि माँ के अपने भाई नहीं थे, पर एक मिसाल है, दो बड़े और दो छोटे भाइयों के होते हुए भी माँ का स्नेह सबसे छोटे रेजा मामा पर बहुत था। माँ बताती, मेरी चाची की पुत्र संतान नहीं बची। कन्या बच जाती तब कुल देवता से साक्षी मानकर इस बार इस बालक को रह जा मत जा कहकर पुकारा गया। तब यह कई बहनों के बीच एक भाई बचा था। सब बहनों का स्नेह छोटे रेजा पर बहुत था। दोनों बड़े मामा तो शायद ही कभी आए हों, कभी कभार शादी ब्याह में मिलते। दोनों सरकारी मुलाजिम थे। अब दो छोटे बलवंत और रेजा ही अक्सर माँ के लिए चैत का कलेवा मिठाई लेकर आते थे। हर साल मामा के दर्शन चैत के कलियों के समय होते। बस फिर समय ने पंख लगाकर उड़ान भरी। बड़ी तेज आंधी सी चली और कुछ सालों में ही हरे नोटों के साथ लोग नौटंकी करने लगे। रिश्तों के मायने बदलने लगे। अपने पराए और पराए अपना सा बर्ताव करने लगे। कुछ ने समय के फेर, कुछ ने संपत्ति के ढेर पर बैठकर नफे नुकसान और विपत्ति से छूटने के असंख्य प्रयास किए। पर जैसे कितना भी कूदफान क्यों न लिया जाए, परछाई कभी पीछा नहीं छोड़ती। उसी तरह लोग करते रहे। चंचल लक्ष्मी ने सबको एक सुरा बना दिया था। शख्सुह ने हर दिल में अली बाबा के भाई कासिम की अदा भर दी कि जाने अली बाबा के हाथ कौन सा खजाना लग गया। इस धरा पर हर कोई एक गुप्त धन लेकर पैदा होता है, जिसे भाग्य कहते हैं। सब कोई खरा खोटा लेकर संसार के बाजार में आया है।
जिसे खरा मिला वह कई नजरों में खटका, जिसे खोटा मिला वह हर कहीं अटका, कभी लटका भी। माँ जाए रिश्ते बेमानी हो गए, जिसे देखिए विपत्ति में पीछा छुड़ाता, संपत्ति में आगे आ जाता। जैसे तैसे लोग भवसागर में गोते खाते रहे, पर मेरी नजर अंत तक रेजा और उसकी बहनों पर बनी रही। कई धनाढ़ बहनों का सबसे छोटा भाई रेजा मामा के लिए जैसे युग ही नहीं बदला। वे हर वर्ष सुदामा की तरह अपनी हर बहन के घर जाकर चैत्र की मिठाई अपनी सामर्थ्य अनुसार अपने पितरों का रिवाज निभाते। बहनें भी उसे अपने बच्चों सा स्नेह देती। आज रेजा मामा की ज्यादातर बड़ी बहनें इस दुनिया से विदा ले चुकी हैं, पर रेजा मामा आज भी उसी माँ बाप की पुरानी प्रथा को निभा रहे हैं। इन 52 सालों के अपने जीवन में मैंने उनमें कुछ भी बदलाव नहीं देखा। कल मोबाइल पर उनकी 3 कॉल देखकर मुझे तो कुछ याद नहीं आया। फिर श्रीमती जी के फोन की घंटी घनघनाई तो दूसरी तरफ रेजा मामा थे। आज उनकी मुंहबोली बहन माता श्री को गए 1 साल हो गया। वे कहते हैं, तुम लोग कहाँ हो बहू? गौती कैसा है? मैंने चैत का कल्यो लेकर आना था। मैंने श्रीमती जी को कहा, कह दो अब तो तुम्हारी बहन के साथ ही तुम इस प्रथा से मुक्त हो गए हो। दूसरी तरफ से कहा गया, बहन गई है, उसके बच्चे अपने तो सब यही हैं। फिर हम कैसे प्रथा छोड़ दें? क्यों पुरखों को क्या जवाब देंगे? मेरे मन में पहला विचार आया, क्यों इनमें भाई बहनों में मरने के बाद भी इतना स्नेह और अपनत्व है? और क्यों माँ जाई बहनें भाई के सर्वनाश होने की बद्दुआएं रात दिन जपती रहती हैं? क्या ये इस धरा के अंतिम मनुष्य प्रजाति के भाई बहन हैं? या फिर अब माया रक्त संबंधों को भी मिटा देने पर आमादा है? क्या आशा और तृष्णा ने सब कुछ लील लिया? आज रेजा मामा फिर माँ शब्द के दोगुने प्रभाव माँ प्लस माँ को दर्शाता अपनी बहन की चौखट पर नमूदार हुए। मन गदगद हो गया, जैसे 2 माँ प्लस माँ का स्नेह से घर लबरेज हो गया। सोफे पर बैठे बोले, पुराने दिन याद आते हैं। गीली आंखों की कोर में उनकी नम आंखें बहुत कुछ कह रही थीं। माँ उनके लिए गांव के ताजे कुटे तंदुल चावल बांधती थी, कभी खेतों की उड़द। पर उस महामना के सामने आज हम बहुत गरीब हो चले, गांव का कुछ भी नहीं है जो माँ के मायके दे सकें। माँ की एक यादगार उनकी पुरानी धोती, इसी को मामी के लिए एक यादगार के रूप में भेजते हैं। हम दोनों ने मामा के विदा होते चरण पकड़ लिए। ये इस युग के देवता हैं। लौकिक दृष्टि से हम दिखते बहुत संपन्न हैं, पर माँ के इस सामान्य सामर्थ्य वाले छोटे भाई के सामने हम बहुत गरीब हैं, नगण्य हैं। आज उनके चैत के कलियों का एक लड्डू भी अमृत से कई गुना मूल्यवान है। माँ के अन्य भाई भी इस संसार के भवसागर में डूबते उतराते इस जहां से चल बसे। वे कभी यादों में भी नहीं आए, पर जिसे सारे परिवार ने रह जा कहकर रेजा नाम से पुकारा था, वे हमारे पास रह गए। बाकी सब नेपथ्य में जाकर छिप गए। एक बार फिर याद आया, माँ कहती थी, मामा जैसा पहुना मेहमान नहीं, पितरी जैसा दैवता देवता नहीं। संदेश: यह कथा हमें यही शिक्षा देती है कि रिश्तों की असली ताकत धन संपत्ति या दिखावे में नहीं, बल्कि निस्वार्थ भाव और अपनत्व में है। जीवन चाहे जितना भी बदल जाए, यदि भाई बहन जैसे रिश्ते परंपरा और स्नेह की डोर से बंधे रहें, तो हर युग में इंसानियत की नींव मजबूत बनी रहेगी। चैत का कलियो केवल मिठाई बांटने की परंपरा नहीं, बल्कि दिलों को जोड़ने और पुरखों की सीख को आगे ले जाने की एक अमूल्य धरोहर है। हिमालयन टेल्स की इस श्रृंखला में हमने आपको इस क्षेत्र की एक अनोखी परंपरा से रूबरू कराया। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। तो आप सबको जुड़ने के आग्रह के साथ अलविदा। फिर मिलेंगे अगले अंक में हिमालयन क्षेत्र की नई कथा के साथ। जय बद्री विशाल।